दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण भाग अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत का संविधान इस प्रकार गढ़ा गया है कि इसमें सभी के लिए अधिकार तो हैं, लेकिन उन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियम भी हैं। मसलन अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद, जो एक तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश चला रही होती है। अविश्वास प्रस्ताव का डर उनको निरंकुश होने से रोकता है। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रमुख संवैधानिक उपकरण है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। यदि सरकार इस विश्वास को खो देती है तो उसे इस्तीफा देना होता है। यह प्रस्ताव विभिन्न कारणों से विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इस ऑडियो आर्टिकल में अविश्वास प्रस्ताव के कारण भारतीय राजनीति में इनकी प्रासंगिकता सहित कई पहलुओं पर चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास क्या है और इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष द्वारा सरकार की नीतियों, प्रदर्शन और बहुमत को चुनौती देने का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में यह प्रस्ताव ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से प्रेरित है। अविश्वास प्रस्ताव का विचार ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली से लिया गया, जहां यह कार्यपालिका को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाए रखने का प्रभावी माध्यम है। भारत में इसे लोकसभा के नियम 198 के तहत लागू किया गया। उल्लेखनीय है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि यही वह सदन है जहां सरकार का बहुमत साबित होता है। स्वतंत्र भारत में इसकी शुरुआत वर्ष 1963 में हुई, जब आचार्य JB कृपलानी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव चीन के साथ 1962 के युद्ध में भारत की हार और तत्कालीन सरकार की नीतिगत विफलताओं को लेकर लाया गया था। हालांकि नेहरू सरकार ने इस प्रस्ताव को आसानी से पार कर लिया, लेकिन यह घटना भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ थी। 1963 के बाद से भारत में कई महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव आए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करने और सरकार की जवाबदेही तय करने के प्रतीक बने। लेकिन सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का क्या कारण है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकार को संसद का बहुमत का विश्वास प्राप्त है। यह प्रस्ताव आमतौर पर तब लाया जाता है जब विपक्ष या सदन का कोई भी सदस्य यह मानता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रही है। यह प्रस्ताव सरकार की नीतियों, प्रशासनिक कार्यों और राजनीतिक स्थायित्व को चुनौती देने का एक संवैधानिक माध्यम है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का सबसे प्रमुख कारण सरकार का बहुमत खोना है। गठबंधन सरकार के समय तो यह और भी आम होता है, जब सहयोगी दल किसी मुद्दे पर असहमति के चलते समर्थन वापस ले लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को अपने बहुमत का पुनः प्रमाण देना होता है। गठबंधन राजनीति के युग में अविश्वास प्रस्ताव का एक और महत्वपूर्ण कारण सहयोगी दलों के बीच आपसी मतभेद और विश्वास की कमी है। जब सहयोगी दल यह महसूस करते हैं कि सरकार उनकी चिंताओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रही है, तो वे समर्थन वापस देकर सरकार को संकट में डाल सकते हैं। इस स्थिति में विपक्ष इस अवसर का लाभ उठाकर अविश्वास प्रस्ताव पेश करता है। इसके अलावा नीतिगत असहमति भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का एक बड़ा कारण होती है। विपक्ष सरकार की आर्थिक नीतियों, विदेश नीति या सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं में
खामियों को उजागर करने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग करता है। कई बार अविश्वास प्रस्ताव प्रशासनिक विफलताओं के कारण भी लाया जाता है। बड़े घोटालों, भ्रष्टाचार या कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट जैसे मुद्दे विपक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा जनता के बीच असंतोष और आक्रोश को सदन में आवाज देने के लिए भी यह प्रस्ताव पेश किया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय राजनीति में अविश्वास प्रस्ताव के कई उदाहरण हैं। मसलन वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के आंतरिक मतभेदों के कारण अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई थी और गिर गई थी। इसी तरह वर्ष 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह प्रस्ताव तब आया जब AIAMDK ने समर्थन वापस ले लिया। वाजपेयी सरकार केवल एक वोट की वजह से गिर गई। वर्ष 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तेलुगु देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर यह प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि सरकार को बहुमत से सदन का विश्वास प्राप्त हो गया था। आइए अब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया लोकसभा में लागू होती है और इसका मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि सरकार के पास सदन का विश्वास है या नहीं। इस प्रस्ताव को लाने और पारित कराने की प्रक्रिया स्पष्ट और चरणबद्ध होती है। सबसे पहले सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा ही वह सदन है जो सरकार को विश्वास प्रदान करता है। इसे लाने के लिए किसी भी लोकसभा सदस्य को स्पीकर को लिखित रूप में एक नोटिस देना होता है। यह नोटिस संसद के निर्धारित सत्र के दौरान ही दिया जा सकता है। स्पीकर को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रस्ताव का उद्देश्य सही और प्रासंगिक है। प्रस्ताव को सदन में तभी स्वीकार किया जाता है जब कम से कम 50 सदस्य इसका समर्थन करते हैं। यह समर्थन मौखिक या हाथ उठाकर व्यक्त किया जा सकता है। यदि 50 सदस्य प्रस्ताव का समर्थन नहीं करते हैं तो यह प्रस्ताव खारिज कर दिया जाता है और इस पर कोई चर्चा नहीं होती। यदि प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो स्पीकर इसके लिए एक दिन निर्धारित करते हैं जब प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होती है। इस चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार की नीतियों, प्रशासनिक खामियों और बहुमत पर सवाल उठाता है। वहीं सरकार अपनी स्थिति का बचाव करती है और अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है। यह चरण लोकतंत्र में स्वस्थ बहस और विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। चर्चा के बाद प्रस्ताव पर मतदान कराया जाता है। मतदान सदन के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है और इसका परिणाम यह तय करता है कि सरकार के पास सदन का विश्वास है या नहीं। मतदान खुला होता है और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम या सदस्यों की गिनती का उपयोग किया जाता है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी बहुमत सरकार के खिलाफ मतदान करता है, तो सरकार को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद राष्ट्रपति को निर्णय लेना होता है कि नई सरकार का गठन किया जाए या सदन भंग कर दिया जाए और नए चुनाव कराए जाएं। वहीं यदि प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो सरकार अपना कार्यकाल जारी रखती है और उसे सदन का विश्वास प्राप्त माना जाता है। लेकिन सवाल है कि लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव का प्रभाव और प्रासंगिकता क्या है। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र की शक्ति और पारदर्शिता का प्रतीक है। यह न केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया है, बल्कि इसका प्रभाव व्यापक और गहरा होता है। यह सरकार को अपनी नीतियों और कार्यों के प्रति जवाबदेह बनाता है, विपक्ष को अपनी चिंताओं को उजागर करने का मंच प्रदान करता है और जनता को यह समझने का अवसर देता है कि उनकी सरकार किस हद तक उनके विश्वास के योग्य है। इसके अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि ये सरकार के बहुमत और स्थायित्व की परीक्षा करता है। जब यह प्रस्ताव पेश किया जाता है तो सत्तारूढ़ दल को यह साबित करना होता है कि उसके पास लोकसभा में पर्याप्त संख्या बल है।
यदि सरकार विफल होती है तो यह सिद्ध हो जाता है कि उनके पास सदन का विश्वास नहीं है और उसे इस्तीफा देना पड़ता है। यह प्रस्ताव कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया विपक्ष को सरकार की नीतियों, प्रशासनिक खामियों और विवादित निर्णयों पर सवाल उठाने का मौका देती है। यह संसद के भीतर स्वस्थ बहस को प्रोत्साहित करता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और मजबूत होती हैं। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान की गई बहसें सरकार की जवाबदेही तय करने में मदद करती हैं और जनता को यह दिखाने का मौका देती हैं कि सरकार कितनी प्रभावी ढंग से काम कर रही है। आधुनिक राजनीति में अविश्वास प्रस्ताव जनता के मुद्दों को उजागर करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इससे सरकार को अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने और जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया से भारतीय लोकतंत्र की ताकत का पता चलता है। यह न केवल सरकार को जवाबदेह बनाता है, बल्कि विपक्ष की भूमिका को भी सशक्त करता है। जनता के प्रति सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखने का काम करता है। इन सभी कारणों से यह प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता और मजबूती के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। निष्कर्ष: अविश्वास प्रस्ताव केवल सरकार को गिराने का माध्यम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और विधायिका की शक्ति को दर्शाने का एक संवैधानिक तरीका है। यह सरकार को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाता है और विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने का अवसर देता है। भारतीय राजनीति में यह प्रक्रिया संसद की जीवंतता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करती है। लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रणाली की मजबूती का एक प्रमाण है। यह सरकार को चेतावनी देता है कि वह अपने वादों और जिम्मेदारियों को गंभीरता से ले और जनता के हितों को प्राथमिकता दे। जब भी यह प्रस्ताव पेश किया जाता है, यह सरकार और विपक्ष दोनों के लिए अपनी भूमिका स्पष्ट करने का एक अवसर होता है। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। अविश्वास प्रस्ताव भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट करता है। कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।